नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से प्रतीप गमन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरिकल भी आता है। यदि आप पूरा चैप्टर सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल और थ्योरिकल सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, चैप्टर का नाम है प्रतीप गमन विश्लेषण। चैप्टर का नाम लिख लीजिए प्रतीप गमन विश्लेषण। प्रतीप गमन विश्लेषण, ठीक है। प्रतीप गमन विश्लेषण में सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है समझिए। प्रतीप गमन विश्लेषण का जो अर्थ होता है, अर्थ का मतलब होता है पीछे लौटना। पीछे लौटना अर्थात वापस लौटना। वापस लौटना अर्थात पीछे लौटना प्रतीप गमन का अर्थ होता है। इस शब्द का प्रयोग सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का प्रयोग किसका, प्रतीप गमन का शब्द का प्रयोग सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ध्यान दीजिएगा, सर फ्रांसिस गाल्टन ने प्रतीप गमन शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद इसमें कहा गया है पिताओं और पुत्रों की ऊंचाइयों का अध्ययन करते समय उन्होंने यह देखा। ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक। सर फ्रांसिस गाल्टन ने पिताओं और पुत्रों की ऊंचाइयों का अध्ययन करते हुए, पिताओं और पुत्रों की ऊंचाइयों का अध्ययन करते हुए इन्होंने यह देखा क्या देखा, लंबे पिताओं के पुत्र लंबे होते हैं। जिनके पिताजी लंबे हैं उनके पुत्र भी लंबे होते हैं। लंबे पिताओं के पुत्र लंबे होते हैं। लंबे का मतलब जिन पिताओं की हाइट ज़्यादा होती है उनके पुत्र भी ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है ठिंगने पिताओं के पुत्र। ठिंगने मतलब नाटे कद के, छोटे कद के या मीडियम में। ठिंगने पिताओं के पुत्र ठिगने होते हैं। याद रखना, सर फ्रांसिस गाल्टन ने प्रतीप गमन विश्लेषण में इस बात का अध्ययन किया है, पिताओं और पुत्रों की ऊंचाइयों का अध्ययन किया गया है। उन्होंने यह देखा है
लंबे पिताओं के पुत्र लंबे होते हैं, ठिगने पिताओं के पुत्र ठिगने होते हैं। ठिगने का मतलब छोटे पिताओं के पुत्र छोटे होते हैं। छोटे का मतलब एकदम छोटा नहीं, जिनका मीडियम साइज होता है। ठीक है, आगे इन्होंने और चीजें बोला है, एक एक करके बता रहा हूं आपको, अपनी कॉपी में सीरियल से लिखना पड़ेगा। कहा इन्होंने परंतु लंबे पिताओं के पुत्रों की औसत ऊंचाई, आगे नया, परंतु लंबे पिताओं के पुत्रों की औसत आयु, लंबे पिताओं के पुत्रों की औसत आयु बोला है पिताओं की औसत ऊंचाई से कम होती है। पिताओं के औसत ऊंचाई से कम होती है। कहने का मतलब है जेके लड़का लंबा होंगे, जेके पिताजी लंबा होंगे, वो उसका लड़का जरूरी नहीं है कि उसका लड़का, उसका पुत्र पिता से ज़्यादा लंबा होगा, ऐसा नहीं है, कम होती है। क्या बोला? लंबे पिताजी हैं भले, पुत्र भी लंबे होते हैं, लेकिन पिता के औसत से कम होते हैं। सर्च कर लीजिएगा आप भी थोड़ा से, तो कभी कभी। आगे क्या कहता है? ठिगने पिताओं की पुत्रों की औसत आयु, ठिगने पिताओं के पुत्रों की औसत आयु, देखा भैया, जो ठिगने होते हैं उनके लड़का की औसत आयु पिता से ज्यादा होती है। आयु नहीं, ऊंचाई होगी, ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है, तो गाल्टन ने मानव जाति में सामान्य औसत ऊंचाई वापस आने की प्रवृत्ति को प्रतीपगमन कहा इन्होंने। आप समझेंगे, देखो लिखा है मैंने, जरूरी नहीं है कि आप लिख लेंगे, आपको समझना जरूरी है। जैसे आपको बताना चाहते हैं, चाहे जिसकी बात, चाहे जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपको नियम लागू होता हुआ दिखाई भी देगा। कहा गया है लंबे पिता के पुत्र लंबे होते हैं। अगर बाप लंबा है तो बेटा भी क्या होगा? लंबा होगा ना। दूसरी कंडीशन में यहां पर बता दिया, लेकिन जो लंबा होते हैं, जो लंबे होते हैं, जिनकी ऊंचाई लंबी होती है, तो कहा जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनके बेटवा होते हैं, उनका बेटा जो होता है लेकिन पिताजी से छोटा ही होता है। बेटी के बारे में अभी नहीं बताया गया है, ठीक है, बेटी के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा, परंतु लंबे पिताओं के पुत्र की औसत आयु मतलब कम होती है। जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में एक लोग हैं, एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं। एशिया के लंबे व्यक्ति आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, प्रतापगढ़ भी सर्च कर देंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कहा उनका लड़का होगा तो उनसे बड़ा लंबा होगा? नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। ठीक है, लेकिन ठिगने मतलब जैसे हमारे पिताजी हैं, उनकी लंबाई क्या है? ठिंगनी है। ठिंगनी का मतलब होता है कि नहीं, नाटा नहीं है, मीडियम साइज, 5 फुट मान लीजिए, मीडियम साइज 5 फुट मान लीजिए। तो ठिगने पिताओं के पुत्र जो होते हैं अपने बाप से थोड़ा लंबे होते हैं। ये देख लीजिएगा आप। अब ये नहीं है कि बहुत बड़ा जो लंबा है तो उसके लड़का और लंबा होगा, उसी नहीं, मतलब ठिंगने वाले से उनका बेटा लंबा होगा, और जो पिता ज़्यादा लंबा होगा उसका पुत्र छोटा होगा। लंबा ही होगा, नाटा नहीं होगा, छोटा ही होगा। इस बात का अध्ययन किया इन्होंने। इसे बोला जाता है वापस लौटना।
वापस लौटने का मतलब होता है जैसे ठिगने जिनके पिताजी हैं उनके बेटवा का होगा, लंबा होगा, मतलब उनकी ऊंचाई ज़्यादा होगी ना। यहाँ से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आगे की ओर गया। लेकिन अगर पुत्र, पुत्र क्या है, पुत्र यहाँ से पुत्र, या ये ठिगने पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये पुत्र इनका बड़ा हुआ, मतलब लंबाई बढ़ी। और अब ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए ये भी कभी मान लीजिए पिता बनेंगे, तो क्या इनका लड़का इनसे लंबा हो जाएगा, तो इनका लंगा छोटा आ जाता है, छोटे में आ जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, इसी बात का अध्ययन किया गया है। इसका मतलब एक बार वापस गया, छोटे से बड़ा हुआ, छोटा बाप बड़ा बेटा, मतलब लंबाई में, फिर पिताजी लंबे, फिर बेटा छोटा, देखो छोटा हो गया, वापस लौटा रहा है प्रवृत्ति। इसे कहा जाता है प्रतीप गमन। इस बात का अध्ययन किया गया, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आपको समझ में आएगा। आपको आगे बताते हैं, पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको लिखना है प्रतीप गमन की उपयोगिता, हेडिंग प्रतीप गमन की उपयोगिता, आपको हेडिंग डाल देना है। तो आपको बताना चाहते हैं प्रतीप गमन का उपयोग कहाँ होता है। पहले लिखिए, मूल्य के आधार पर मांग, ध्यान दीजिएगा, जैसे मूल्य के आधार पर मांग घटती भी है और बढ़ती भी है। पिता पुत्र की लंबाई में मैंने क्या बताया, घटता भी है बढ़ता भी है ना। लंबे के लंबे, लेकिन औसत में पिता से कम, ठिगने के ठिगने, लेकिन औसत में पिताजी से ज़्यादा। लंबे मूल्य के आधार पर मांग घटती व बढ़ती है। दूसरा है आगे आपको ध्यान देना है, दूसरा क्या कहता है, वर्षा की मात्रा। वर्षा मतलब जो पानी बरसता है, वर्षा की मात्रा कैसे पता लगता है, कम बरसेगा ज़्यादा बरसेगा, आगे पीछे देखा जाता है ना। कभी कभी होता है आज वर्षा, इस साल वर्षा ज़्यादा हुई, अगले साल कम होगी, फिर अगले साल कम हुई तो अगले साल ज़्यादा होगी, तो वापस लौटना हो जाता है, फिर अगले साल कम होगी। उसके बाद बीज खाद, फिर लिखो बीज खाद आदि के आधार पर कृषि उपज। वर्षा की मात्रा, बीज खाद आदि के आधार पर उपज। भैया उपज भी घटती रहती है बढ़ती रहती है, उतने खाद डालिए, आप चाहे चेक कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं उतने गेहूं पैदा हो ना। कभी कभी ज़्यादा पैदा होता है, कभी कभी उपज घटना या बढ़ना, उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, तो इसका अनुमान लगाया जाता है। सब क्या है, अनुमान पर आधारित है। यहां पर प्रतीप गमन का उपयोग होता है। मूल्य के आधार पर मांग कह सकते हैं, वर्षा की मात्रा, बीज खाद आदि के आधार पर हम कह सकते हैं क्या, उपज घटती है बढ़ती है। तो इन सारी चीजों को आपको लिख लेना है। आपको आगे बताना चाहते हैं क्या, प्रतीप गमन के प्रकार लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए प्रतीप गमन के प्रकार। गमन के प्रकार। अगर प्रतीप गमन के प्रकार में आते हैं तो सबसे पहले लिखना है रेखीय व वक्रीय प्रतीप गमन। पहले लिखिए रेखीय व
वक्रीय प्रतीप गमन। रेखीय वक्रीय प्रतीप गमन का मतलब होता है दो संबंधित समंकमालाओं में प्रतीप गमन का अध्ययन बिंदु रेखीय ढंग से जब किया जाए। दो समंकमालाओं दो समंकमालाओं में प्रतीप गमन का अध्ययन में प्रतीप गमन का अध्ययन जब बिंदु रेखीय किससे, जब बिंदु रेखीय ढंग से किया जाए, इसे कहते हैं रेखीय व वक्रीय। ठीक है, तो मैं मतलब कि रेखा लाइन खींच करके जब किया जाए तो उसे बोला जाएगा रेखीय वक्रीय प्रतीप गमन। ठीक है, दो रेखाएं होंगी जिसे प्रतीप गमन रेखा कहा जाएगा। एक यक्ष श्रेणी की होंगी और एक वाई श्रेणी की होंगी जिसे प्रतीप गमन बोला जाएगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। दो रेखाएं होंगी, कौन कौन सी, एक यक्ष होगी और दूसरी वाई होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, यक्ष और वाई को प्रतीप गमन रेखा कहेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपको लिखना है सरल व बहुगुणी, हेडिंग लिखना है। दूसरा लिखना है, पहला रेखीय हो गया, दूसरा लिखना है सरल व बहुगुणीय। सरल व बहुगुणी में आपको बताना चाहते हैं क्या कहा जाएगा, जब दो चरों के मध्य प्रतीप गमन का अध्ययन किया जाता है। यहां एक्स और वाई की रेखाएं होंगी, यहां पर जब दो चरों के मध्य अध्ययन किया जाए। दो चरों के मध्य एक चर x होगा और एक चर y होगा। ठीक है, इसे दो या दो से अधिक चरों का प्रतीप गमन विश्लेषण कहा जाएगा। यहाँ पर रेखाओं को महत्व दिया गया है, यहाँ पर चरों को महत्व दिया है। x और y रेखा होंगी, यहाँ पर चर होगा। तो आपको हेडिंग लिखना है प्रतीप गमन रेखा किसे कहा जाता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, थ्योरी मजबूत होनी चाहिए आपकी। पेपर में पूछा जाता है प्रतीप गमन रेखाएं। आप लिखते चलिए एक एक टॉपिक को, प्रतीप गमन रेखाएं। ठीक है, कहा जाता है, एक चैप्टर आप पढ़े होंगे काल श्रेणी का विश्लेषण, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है काल श्रेणी का विश्लेषण से ज्ञान होता है, कोई दिक्कत नहीं इससे, काल श्रेणी का विश्लेषण एक चैप्टर है, पढ़ा देंगे। दो श्रेणियों के पारस्परिक माध्य, लिखिए, दो श्रेणियों के मध्य पारस्परिक माध्य संबंध को प्रकट करने वाली, संबंध को प्रकट करने वाली सर्वोत्तम रेखाएं इन दोनों श्रेणियों में क्रमशः होने वाले, इन दोनों श्रेणियों में
क्रमशः होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करती है। को प्रकट करती है। क्या कहता है? दो श्रेणी रहेगी, उसके मध्य प्रकट होने वाली सर्वोत्तम सेवाएं, सर्वोत्तम रेखाएं, जो श्रेणियों के मध्य क्रमशः होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करती है। श्रेणियों के मध्य जो परिवर्तन होगा, इन्हीं को हम प्रतीप गमन रेखाएं कहेंगे। इन्हें प्रतीप गमन रेखाएं कहते हैं। कहा गया है दो श्रेणियों के मध्य पारस्परिक माध्य संबंध को प्रकट करने वाली सर्वोत्तम रेखाएं दोनों श्रेणियों में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करती हैं। इन्हें प्रतीप गमन रेखाएं कहते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और आगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। पहले इसको लिखना जरूरी है। आपको आगे लिखना है दो प्रतीप गमन रेखाएं क्यों होती हैं। लिखना है दो प्रतीप गमन रेखाएं क्यों होती हैं। दो प्रतीप गमन रेखाएं क्यों होती हैं, तो इसको आपको समझना है। कहा गया है दो प्रतीप गमन रेखाओं का प्रथम कारण यह है, दो संबंधित श्रेणियों के लिए, भाई यहां पर दो दो बार बार आ रहा है। दो प्रतीप गमन रेखाएं क्या होती हैं? दो संबंधित श्रेणियों जैसे x और y, x और y, x और y प्रतीप गमन रेखा प्रकट करती है। तो क्या कहा गया है? दो संबंधित श्रेणियों x और y प्रतीप गमन रेखा प्रकट करती है। आगे कहता है एक रेखा y का x पर प्रतीप गमन प्रकट करती है। एक रेखा y का x पर प्रतीप गमन प्रकट करती है। y का x पर प्रकट करती है, जिसमें x को स्वतंत्र चर मूल्य, स्वतंत्र x स्वतंत्र होता है और y आश्रित। x स्वतंत्र होगा और y आश्रित होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद कहा गया है दूसरी रेखा x का y पर, पहला y का x पर, दूसरी एक पहली रेखा है, दूसरी रेखा y का x का y पर, y का x हो गया, x का y पर, दूसरी रेखा x का y पर, जिसकी रचना में y को स्वतंत्र x को आश्रित माना जाता है। x को y को स्वतंत्र इसमें माना जाएगा, जिसमें इसी का उल्टा हो जाएगा, y को स्वतंत्र और x को
आश्रित माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान दे के लिख लेना है। उसके बाद अब आपको बताते हैं आगे टॉपिक जो है प्रतीपगमन से संबंधित। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं प्रतीपगमन विश्लेषण चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ध्यान से देखना है। कहता है किसी स्थान ए के वृत्तिजीवियों की साप्ताहिक माध्य वृत्ति 12 रुपया है। किसी बी स्थान पर कहता है साप्ताहिक माध्य वृत्ति 18 रुपया है। प्रमाप विचलन 2 रुपया है और 3 रुपया है। उनके बीच सहसंबंध गुणांक 0.67 है। यदि स्थान ए में वृत्ति 20 रुपया हो तो उसके अनुरूप बी की अधिकतम संभावित वृत्ति मालूम कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको लिखना है माना वृत्ति ए के लिए x, वृत्ति बी के लिए y। इसको लिख लेना है, सबसे माना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्थान जो वृत्ति है ए के लिए x और बी के लिए y। उसके बाद आपको लिखना है दिया है। दिया है देने में कहा गया है जैसे ए के लिए माध्य दिया है 12, बी के लिए दिया है 18। लिखना है x बार बराबर 12, y बार बराबर 18। उसके बाद एच डी दिया है, एस डी एक्स के लिए 2, एस डी वाई के लिए 3। उसके बाद जो आर दिया है, आर के लिए लिख लीजिए दिया गया है 0.67। उसके बाद जो x दिया है, x के लिए दिया है 20। कोई दिक्कत नहीं। क्या मालूम करना है आपको? y का मालूम करना है। y का क्या मालूम करना है? y का वृत्ति मालूम करना है। संभावित वृत्ति क्या होगी? तो आपको लिखना है y का मालूम करना है, तो y का x पर ना स्थान b के लिए क्या मालूम करना है? स्थान इसी के नीचे लिखेगा b के लिए संभावित वृत्ति। ठीक है, संभावित वृत्ति। ठीक है, इसको आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आपको सूत्र लिखना है y की x पर प्रतीपगमन समीकरण। y का मालूम करना है, x पर x से मालूम करना है प्रतीपगमन समीकरण। फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। y माइनस वाई बार। ठीक है, y माइनस वाई बार आर एस डी एक्स एस डी वाई। उसके बाद x माइनस एक्स बार। ये चीज़ आपका फॉर्मूला लगेगा। सब कुछ दिया है, केवल y नहीं दिया है, y वही मालूम करना है। तो आपको बताना चाहते हैं y बार आपका कितना दिया है 18, r हमारा कितना दिया है 0.67, एच डी एक्स कितना दिया है, एच डी एक्स आपका दिया है 2, एच डी वाई कितना दिया है 3, x कितना दिया है, x 20 दिया है, x बार कितना दिया है 12। इसके पहले इसको 20 रखकर मैंने लगाया था। यहाँ पर अगर आप 20 ना रखें तब भी सॉल्व कर सकते हैं। बाद में समीकरण मतलब कि मान रख के सॉल्व कर सकते हैं।
तो कोई बात नहीं है, जैसे भी इच्छा होगी हम आपका कार्य आसानी ढंग से करने के लिए सक्षम हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको लिखना है, केवल यहाँ पर आपको लिख लेना है y -18 इक्वल टू 0.67 का 2 से गुणा करिए 3 से भाग दे दीजिए। 0.67 का कैलकुलेटर से गुणा करिए भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 1.005। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं ये आपका क्या है, एच डी एक्स एच डी वाई, 1 गुणा करिए भाग दे दीजिए, इतना आएगा। इतना एकदम आसानी से आ जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं x -12। आपको बताना चाहते हैं y -18 इक्वल टू, इसका गुणा कर देंगे इससे 1.005x माइनस इसका इससे गुणा हो जाएगा 12 पॉइंट कितना आएगा समझ रहे हैं, गुणा करने के बाद 6 आएगा, 12.6 आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने का तात्पर्य क्या है, आगे चलने का तात्पर्य है इस 18 को दाहिनी ओर ले जाया जाए। y बराबर इस 18 को दाहिनी ओर ले जाया जाए। दाहिनी ओर ले जाएंगे तो पहले इसको लिख लीजिए 1.005x, ठीक है, 1.005x प्लस 18 माइनस 12.6। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 1.005x 18 में से 6 माइनस कर 12.6 माइनस कर दीजिए, आपका बचेगा 5.94 प्लस के निशान के साथ। अब इसी पे x का मान आप रख सकते हैं, इसी पे आप x का मान रख दीजिए। x का मान रखने पर जब आप x का मान रख देंगे तो आपका आना चाहिए 1.005 इंटू x कितना दिया गया है क्वेश्चन में, देखो 20 दिया गया है, 20 दिया गया है प्लस 5.94। उसके बाद हम आपको गुणा कर देंगे 20 दशमलव, गुणा कर लीजिए 20.1 आएगा, ठीक है, x इधर आ जाएगा, x तो हो गया, सॉरी x तो निकल आएगा, प्लस 5.94 आपका आ जाएगा 26.04। आंसर आ गया है, रुपया जो अनुमानित होगा 26.04। कोई पहाड़ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। केवल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। अब कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही होगा। तो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर। आप पढ़ रहे हैं प्रतीप गमन विश्लेषण चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 को बताने जा रहे हैं। 3 क्या कहता है, अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अपना कहता है कि 450 छात्रों के सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र परीक्षा के अंक दिए गए हैं। प्रतीप गमन रेखाएं ज्ञात करना है आपको। सांख्यिकी में जिस छात्र ने 50 अंक पाए उसके अर्थशास्त्र के अंक ज्ञात करें। उसके बाद दिया गया है मीन मार्क सांख्यिकी का, यानी कि सांख्यिकी को x, अर्थशास्त्र को y मान लेना है आपको। x बार y बार दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है दोनों का, x का y का। उसके बाद आपका दिया है r मतलब होता है कोरिलेशन। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर सांख्यिकी के अंक, लिख लीजिए x बराबर सांख्यिकी के अंक, y बराबर सांख्यिकी के बाद अर्थशास्त्र के अंक, अर्थशास्त्र के अंक।
ये दोनों चीज़ें हैं। आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। यक्स दिया है, ऐसे लिख लीजिए, दिया है एक्स बार इक्वल टू 40, वाई बार इक्वल टू 48, एच डी एक्स इक्वल टू 12, एस डी वाई इक्वल टू 12 के बाद 16, यही दिया है। आर भी दिया है, आर इक्वल टू जो दिया गया है, कुछ नहीं कहा इसमें। देखो हाँ, एक चीज़ दिया गया है, आर इक्वल टू मालूम नहीं है। मालूम के लिए कह रहा है संगत माध्ययों से लिए गए विचलनों के गुणनफलों का योग। वाह भाई, इसमें अलग चीज़ दिया है। मतलब कि जैसे हम लोग सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो सिग्मा dx और dy दिया रहता है, वो दिया गया है। तो दिया गया है तो सूत्र पहले आपको याद होना चाहिए, ये भी याद रखना। r निकालने के लिए सिग्मा dx dy अपान n इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। आपको बताना चाहते हैं 42,075 कितना रहेगा, 42,075। एन आपका कितना दिया है 450, एस डी एक्स 12, एच डी आई 16, तो आपका निकल के आएगा 0.49। यानी कि सहसंबंध के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसे मत समझना। सहसंबंध के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सहसंबंध चैप्टर है, वीडियो है, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो हमसे प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाना है x का y पर प्रतीपगमन पहले, फिर y का x पर। x का इसमें पूछ रहा है x का y पर प्रतीप गमन, तो लिखना है x माइनस एक्स बार r एच डी एक्स एच डी वाई y माइनस वाई बार, इसको आप लिख लेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं x माइनस एक्स बार। x में लिखिए, x में कुछ नहीं रहेगा, x बार में रहेगा 40, r हमारा रहेगा 0.49, एच डी एक्स हमारा कितना रहेगा 12, एच डी वाई कितना रहेगा 16, y माइनस वाई बार हमारा कितना है, y बार आप चेक कर लीजिए 48 है। ऐसे कैलकुलेशन करना है, बस आप लोग करते चलिए हमारे साथ में, हम भी कर देते हैं। तो आपको लिखना है क्या, अब x माइनस 40 माइनस 0.49 का गुणा 12 से करो, 16 से भाग दे दो, तो आ जाएगा 0.3675 y माइनस 48। क्या किया गया, अब इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको, 0.49 में 12 से गुणा कर दिया गया, जो आया उसमें 16 से भाग कर दिया गया, यही आएगा। y है आपका, ये y है, ठीक है, इसको y बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है गुणा x माइनस 40 इक्वल टू 0.3675 का गुणा y से होगा, याद रखिएगा, इससे गुणा 0.3675 आएगा। फिर उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लगा दो, 48 का गुणा 0.3675 का होगा 17.64 आएगा। x बार इक्वल टू 0.3675y प्लस 22.36, समीकरण 1 बना लीजिए। सब कुछ रखने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे।
पूरा का पूरा फॉर्मूले पर के फिगर पर रख दिया गया है। 0.49 का गुणा 12 से फिर 16 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.3675। उसके बाद क्या करना है, सब कुछ वही करना है, आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कर दीजिए इसका इससे, इसका इससे गुणा कर दीजिए गुणा, आपका जो निकल के आ जाएगा 0.3675y 22.36। समीकरण 1 आपका बन गया है। समीकरण 1 आप बना लीजिए। अब लिखना है y की x पर, y का x पर, तो आप लिखिएगा आगे y का x पर कैसे निकालेंगे, तो y का x पर प्रतीपगमन, y का x पर प्रतीपगमन रेखा, ठीक है, इसको रेखा लिख लीजिएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर भी आप लिख लेंगे रेखा। फॉर्मूला वही होगा y माइनस वाई बार एस डी वाई अपान एस डी एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। तो यही आपका फॉर्मूला लगेगा। अब आइए y माइनस वाई बार आपका कितना दिख रहा है, y बार 48, एस डी वाई कितना है 16, एस डी एक्स कितना है 12, एक्स कितना है, एक्स कितना है, एक्स माइनस एक्स बार आप रख दीजिए बस, एक्स बार आपका है 40, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक चीज़ नहीं लिखा मैंने, लिखो को आर, मूर्खता वाला कार मैं भी कर देता हूँ कभी कभी, आर, ठीक है। आर आपका कितना है 0.49 लिख लीजिएगा। y माइनस 48, 0.49 का 16 से गुणा करो, 12 से भाग दो, तो आएगा 0.653x, फिर उसके बाद यही आएगा 0.653x गुणा भाग करने के बाद, फिर लिख दो x माइनस 40। आपको बताना चाहते हैं y माइनस 48, y इधर ही रहने दो, पहले y इधर ही रहने दीजिए, चाहे इधर रहने दीजिए, हाँ y रहने दीजिए 0. पहले इसका गुणा करा सकते हैं आप, इसका गुणा करा सकते हैं, गुणा करा दीजिए 0.653 का x नहीं रहेगा यहाँ पर, गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस 0.653 इंटू 40 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा, इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26.12। y बराबर आपको क्या करना है, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं किया इसमें, इतना करिए, उसके बाद ये माइनस का यहाँ आएगा प्लस का हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इसका एक बार इससे होगा, इसका एक बार इससे होगा, तो आएगा वही 26.12, 26 कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। जब 26.12 आ जाएगा, y बराबर आपको क्या कर देना है 26.12 हो गया, 48 में से 26.12 माइनस कर देना है, 0.653x प्लस 48 में से 26.12 21.88, ठीक है। सांख्यिकी के अंग आप इसको करेंगे, क्या करेंगे अब, समीकरण 2 मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिए। इसी समीकरण 2 में x का मान 50 दिया है, x का मान देखोगे ना क्वेश्चन में 50 दिया है, ऊपर ही दिया है, तो x का मान अगर आपको मालूम करना होगा तो आ जाइए 0.653 इंटू 50 प्लस 21.88 कर लेंगे, आपका आ जाएगा 54.53, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, 55 आप मान सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया है, इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख दीजिएगा। दोनों का पूछा था तो दोनों का निकाल दिया, y का x पर वाला ही फार्मूला लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट